आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। वैसे ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक आध न्यूमेरिकल बन जाता है इस चैप्टर से। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। एक एक कंसेप्ट को अगर ढंग से समझोगे तो आप अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसकी पीक्यूएस सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर। तो पीक्यूएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो समझ में नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे। तो अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, जिससे हर क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होता जाए। पीक्यूएस जैसे आपने बाकी चैप्टर्स की कंप्लीट करी है, ऐसी इस चैप्टर की पीक्यूएस भी आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो जितना कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगी, उतने कंसेप्ट्स के मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी, उतने कंसेप्ट्स के मैं आपको जो पीक्यूएस शीट में जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। इस चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर का एम क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो सारे फिनोमिनास जो सरफेस पर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये एक बॉडी है, मोबाइल है, और इस बॉडी की सरफेस पर, इस बॉडी की ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, इधर से एक सरफेस है, तो इस बॉडी की सरफेस पर जो फिनोमिनास हो रहे हैं वो सारे फिनोमिनास हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। किसी भी बॉडी की सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास, किसी भी लिक्विड की सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास, किसी सॉलिड सरफेस की बॉडी पर होने वाले फिनोमिनास हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें सरफेस पर होने वाले फिनोमिनास को आप पढ़ते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनन अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। तो जो भी आपके ऐसी फिनोमिनास है जो सरफेस पर होने वाले हैं, वो सारे फिनोमिनास आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो फिनोमिना सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना है, वो फिनोमिना डिस्कस करूंगी एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो सारे फिनोमिनास जो सरफेस पर हो रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये बात सबको दिमाग में क्लियर हो गई होगी। वो सारे फिनोमिनास occurring at the surface, occurring at the surface, जो भी फिनोमिनास सरफेस पर हो रहे हैं वो सारे फिनोमिनास पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक टॉपिक एडजॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन से पहले एक और टॉपिक मुझे आई थिंक आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन। आपने ये वाला वर्ड तो आई थिंक सबने सुना है, एब्जॉर्प्शन। हो सकता है एडजॉर्प्शन वर्ड ना सुना हो, लेकिन एब्जॉर्प्शन वर्ड तो सबने सुना है। क्या मतलब है एब्जॉर्प्शन से, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मानकर चलते हैं आपने एक स्पंज लिया, स्पंज, आपने उस स्पंज को, बिल्कुल ड्राई स्पंज है, बिल्कुल जो स्पंज है वो बिल्कुल ड्राई है, पूरी तरीके से ड्राई स्पंज है। उस ड्राई स्पंज को आपने क्या किया, एक बाल्टी ली, उस बाल्टी में पानी था, उस पानी में आपने उस स्पंज को डाल दिया। तो आप क्या देखेंगे कि वो जो स्पंज है वो पूरी तरीके से वाटर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी होल बॉडी में पानी पहुंच जाएगा, उसकी होल बॉडी में। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, उसकी कोई ऐसी लेयर नहीं होगी जहां वाटर नहीं पहुंचेगा, उसकी हर लेयर पे वाटर पहुंच जाएगा। उसकी जितनी भी लेयर्स हैं उसके अंदर, स्पंज के अंदर, सभी लेयर्स पे पानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया होगा। आप अगर स्पंज को प्रेस करेंगे तो वाटर बाहर निकलता है, आपने स्पंज को प्रेस नहीं किया तो फिर से फ्लफी हो जाएगा। पूरी सरफेस, उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो आपने देखा कि जो स्पंज थी, उस स्पंज ने अपनी पूरी होल बॉडी में यूनिफॉर्मली, पूरी होल बॉडी में यूनिफॉर्मली वाटर को एब्जॉर्ब किया है। ऐसा नहीं कि उसके कुछ पार्ट में तो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कुछ पार्ट में पानी की कंसंट्रेशन कम है। उसकी पूरी होल बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन सेम है, हर जगह पर पानी सेम अमाउंट में उसने एब्जॉर्ब किया है।
तो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है एक्चुअल में वो बल्क फिनोमिना होता है। एक्चुअल में कैसा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना। और बल्क फिनोमिना से मतलब आप समझिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैंने एक ग्लास पानी लिया, उस पानी में मैंने शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर पूरी तरीके से आप देखेंगे यूनिफॉर्मली आपके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी। जो शुगर है वो यूनिफॉर्मली आपके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से टेस्ट करूं सॉल्यूशन को तो सॉल्यूशन अलग टाइप का आ रहा है। सोनिया, सोनिया इज प्रेजेंट और नॉट? सोनिया, सोनिया मेरी आवाज आ रही है? बेटा एक बार स्तुति को बोलो कि वो ऐप को अपडेट करके एंटर करे, अदरवाइज एंटर नहीं कर पाएगी। उसको एक बार कॉल कर दो, वो बार बार एंटर करने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो मैंने आपको कहा कि जैसे आपने शुगर को वाटर में, शुगर को एक वाटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो आपने देखा कि शुगर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुई है। सरफेस से अगर आप उसकी एक स्पून निकाल के टेस्ट करोगे तो सेम टेस्ट आएगा, नीचे से अगर एक स्पून निकाल के टेस्ट करोगे सेम टेस्ट आएगा। तो पूरे कंटेनर में जितना भी पानी प्रेजेंट था, शुगर उस कंटेनर के एक एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में गई है। बल्क फिनोमिना, जितना कंटेनर में पानी था पूरे बल्क में शुगर एब्जॉर्ब हुई है, पूरे बल्क में शुगर एब्जॉर्ब हुई है। तो जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, दिमाग में सेट करिए, इट इज ए बल्क फिनोमिना। ये होल बॉडी में प्रोसीड होता है, होल बॉडी में। तो एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी की सरफेस पर हो, अंदर प्रेजेंट ना हो। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरी होल बॉडी में होता है, यूनिफॉर्मली होता है। तो हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बल्क फिनोमिना है। हमें वो सारे प्रोसेस पढ़ने हैं जो बॉडी के अंदर ना होते हो, जो बॉडी के इनसाइड ना होते हो, बॉडी की ओनली सरफेस पर होते हो, बॉडी की सरफेस पर हो तो अंदर ना होते हो। जैसे और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एक जनरल एग्जांपल, आपने गुलाब जामुन देखा होगा, मन कर रहा होगा एक अलग बात है, पर अभी मैं खाने को प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, बस आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। तो जो गुलाब जामुन होता है, जिस समय गुलाब जामुन बनता है उस समय गुलाब जामुन के अंदर कोई शुगर का टेस्ट नहीं होता। लेकिन जब एक जो उसको बनाने वाला हलवाई है, वो क्या करता है, गुलाब जामुन बनाने के बाद एक ऐसे कंटेनर में डाल देता है जिसमें चाशनी प्रेजेंट होती है। तो पूरा गुलाब जामुन होल उस चाशनी में जब डिप हो जाता है और उसके बाद जब आप गुलाब जामुन को टेस्ट करते हैं तो आपको पूरी गुलाब जामुन की पूरी बॉडी में से सेम टेस्ट आ रहा होता है। मतलब उसने शुगर को पूरी तरीके से अंदर तक एब्जॉर्ब किया है, अंदर तक उसके एक एक पार्ट में शुगर एंटर कर चुकी है। तो एब्जॉर्प्शन मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, ये आपके कैसे फिनोमिनास हैं? ये आपके बल्क फिनोमिनास हैं। और मुझे वो सारे फिनोमिनास नहीं पढ़ने हैं जो बल्क में होते हैं, जो यूनिफॉर्मली होते हैं, वो मुझे नहीं पढ़ने हैं। मुझे सरफेस केमिस्ट्री में वो सारे फिनोमिनास पढ़ने हैं जो कहाँ होते हैं, जो ओनली सरफेस पर होते हैं। जो कहाँ पर होते हैं? ओनली सरफेस पर, बल्क में नहीं होते। तो एब्जॉर्प्शन वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एब्जॉर्प्शन क्या है अच्छे तरीके से एक बार। तो एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में। चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत इजी कंसेप्ट से हो रही है, ध्यान रखना, लेकिन चैप्टर अंदर जाके डेप्थ में जाएगा। तो एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलना। मैं एक एक बच्चे को स्पेशली बोल रही हूँ इस बात को। चैप्टर जैसे जैसे, हाँ बोलो, बोलिए बेटा। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से आ जाओ लव, एक बार वापस से आ जाओ, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज ए फिनोमिना in which one substance enter into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk
of another substance, throughout the bulk of another substance. एक बार समझिएगा डेफिनेशन को दोबारा से. एब्जॉर्प्शन, इट इज ए फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की बॉडी में एंटर करता है. जैसे शुगर वाटर में एंटर कर रहा है, चाशनी गुलाब जामुन में एंटर कर रही है. तो इट इज ए फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो सब्सटेंस एंटर कर रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द बल्क, उसकी पूरी बॉडी में, ऑफ अनदर सब्सटेंस. तो मेरे हिसाब से एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. और एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, आपने चौक देखी है, चौक में अगर चौक को अगर आप वाटर में डाल दो तो वाटर चौक की पूरी बॉडी में अंदर तक पहुंच जाएगा, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो चौक इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. तो चौक इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. चौक इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. चौक इन वाटर. लेकिन हमें एब्जॉर्प्शन का अभी कोई काम नहीं है. हमें जो काम है वो एब्जॉर्प्शन का है, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. तो अब मैं बात कर रही हूं वो फिनोमिना जो सरफेस पर होता है, उस फिनोमिना का नाम है एडजॉर्प्शन. अब यहां से थोड़ा सा फोकस करना. एब्जॉर्प्शन के बाद जो मैं डिस्कस कर रही हूं वो है आपका एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन. अब आपको पूरी केमिस्ट्री में ये वर्ड बार बार सुनाई देगा और हो सकता है बहुत सारे चैप्टर्स में ये वर्ड सुनाई दे, एडजॉर्प्शन. तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिएगा. एडजॉर्प्शन, इट इज ए सरफेस फिनोमिना. एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना. ये पूरी बॉडी में होता है और ये पूरी बॉडी में नहीं होता है एब्जॉर्प्शन. ये सिर्फ सरफेस पर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होता है. तो द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस. किसी एक सब्सटेंस की सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस का प्रेजेंट होना एब्जॉर्प्शन है. किसी एक सब्सटेंस की सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस का प्रेजेंट होना एडजॉर्प्शन है. सिर्फ सरफेस पर, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर. अगर मैं आपसे एडजॉर्प्शन के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जहां भी बैठे हैं, बहुत सारी सॉलिड सरफेस आपने देखी होगी. आपके मोबाइल के ऊपर की सरफेस सॉलिड है, आपकी टेबल के ऊपर की सरफेस सॉलिड है. क्या वो सरफेस पूरी तरीके से एम्प्टी है? आप एक टेबल को पूरी तरीके से खाली कर दो, सारा सामान हटा दो, तो क्या वो टेबल खाली है? नहीं, वो टेबल खाली नहीं है. उस टेबल के सरफेस पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आकर बैठ गए हैं. बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आकर पेस्ट हो रहे होंगे, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, बैठे होंगे. वो टेबल खाली नहीं है. आपको देखने में लग रहा है कि वो टेबल खाली है. आपको अपनी नेक डाइस से ऐसा लग रहा है कि वो टेबल खाली है. वो टेबल खाली नहीं है. उस टेबल के ऊपर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आकर पेस्ट हो चुके हैं. कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ थोड़ी देर रुके हुए हैं. तो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पर, हर जगह पर जितनी भी सॉलिड सरफेसेस है वहां सभी जगह पर एडजॉर्प्शन हो रहा होगा. सब जगह पर एडजॉर्प्शन हो रहा है. कोई गैस ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, कोई गैस कम अमाउंट में एडजॉर्ब होगी. वो गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है. तो गैस सॉलिड की सरफेस पर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, वो एयर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स नीचे भी आ रहे होंगे, किसी न किसी सरफेस पर रुक भी रहे होंगे. तो सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है. कभी भी वो गैस पार्टिकल सॉलिड की सरफेस के अंदर नहीं पहुंच पाते. आपकी टेबल की जो सरफेस है उसके अंदर नहीं जा सकते, वो वहीं सरफेस तक रुक जाएंगे. तो सरफेस पर पार्टिकल्स का एडजॉर्ब होना एडजॉर्प्शन है. वो सिर्फ सरफेस पर रुक जाएंगे. तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर सरफेस पर आकर रुक जाता है. इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन की बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन है एडजॉर्प्शन की? इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना in which one substance in which one substance accumulate in which one substance accumulate on the surface of another substance
substance, another substance in higher concentration is called adsorption. Definition को देखिएगा एक बार. It is a phenomena in which one substance accumulate, कोई एक substance accumulate होगा, इकट्ठा होगा on the surface of another substance, दूसरे substance की surface पर higher concentration में इकट्ठा हो जाएगा. और हो सकता है कभी कभी वो सब्सटेंस हमें दिखाई दे भी, और हो सकता है कभी कभी वो सब्सटेंस हमें दिखाई ना दे जो एडजॉर्ब हो रहा है. मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एक सब्सटेंस की सरफेस पर कोई दूसरा सब्सटेंस आके बैठा हुआ है, मुझे पता भी नहीं चलेगा, पर हो रहा है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है. तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो सरफेस फिनोमिना वाला प्रोसेस है, बल्क फिनोमिना वाला प्रोसेस नहीं है. वो सब्सटेंस के अंदर एंटर नहीं करेगा, वो सब्सटेंस की बाहर सरफेस पर ही एक्यूमुलेट होगा. ठीक है. अब यहां पर जैसे मैं आपसे जनरली इस बात को डिस्कस करूं, एक फिगर ड्रॉ करूं. जैसे मान के चलते हैं मैंने ये एक सरफेस बनाने की कोशिश करी है. ये एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है. ये एक सॉलिड सरफेस है. ये ऊपर वाली जो ये है, ये एक सॉलिड सरफेस की, ये सॉलिड सरफेस है आपकी. ठीक है. और ये इस सरफेस का अंदर वाला पार्ट है. ये सरफेस का अंदर वाला पार्ट है. जितना भी प्रोसेस होगा, अगर वो सरफेस फिनोमिना होगा, तो यहां तक के एरिया पे रुक जाएगा. वो अंदर नहीं जाएगा, सब्सटेंस एंटर नहीं करेगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा. एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी के अंदर जाएगा, होल बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर गैस के पार्टिकल, ये सॉलिड की सरफेस पर अगर गैस के पार्टिकल आए और यहां पर आके एडजॉर्ब हो गए, ये क्या हो गए, यहां पर आके एडजॉर्ब. ये कलर मैंने वो कर दिया, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. यस बोलो सोनिया. हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा. ये कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी. फिर भी कोशिश करो. ये जो पार्टिकल्स मैंने आपको दिखाए, ये पार्टिकल्स इस सॉलिड की सरफेस पर रुक गए हैं. ये सॉलिड की सरफेस पर ही एडजॉर्ब हुए हैं. ये सॉलिड की सरफेस पर ही प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट नहीं है इनसाइड द बॉडी. तो हम इसे क्या कहेंगे, जो सब्सटेंस सरफेस पर आके रुक जाता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट. उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट. और जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्बेट रुकता है, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट होता है, उस सरफेस को हम बोलते हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट. उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट. तो एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है, ये वर्ड क्लियर हो जाने चाहिए. अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊं, अगर मैं आपसे जनरली इस बात को कहूं कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में क्या डिफरेंस है, तो एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो एडजॉर्ब होता है, और एडजॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पर एडजॉर्ब होता है. तो द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, the substance on the surface of which adsorption take place is called adsorbent, and the substance which is adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbate. उसको हम क्या बोलेंगे, adsorbate. तो मेरे हिसाब से adsorbate और adsorbent का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा. adsorbate और adsorbent का मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा पार्ट adsorbate है और कौन सा पार्ट adsorbent है. क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है. तो अगर मैं आपसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने अभी आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल बताया कि सभी सॉलिड की सरफेसेस पर गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं. हो सकता है हमें दिखाई ना दे, लेकिन गैस के पार्टिकल्स सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल गैसेस adsorbed, almost all gases adsorbed on the surface of solid, almost मैंने कहा है सभी गैसेस लगभग एडजॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड. सॉलिड की सरफेस पर ज्यादातर सभी गैसेस क्या हो जाती हैं, एडजॉर्ब हो जाती है. एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल है. आप लोगों ने कई बार मार्केट से सामान परचेज किया होगा, जैसे लैपटॉप परचेज किया हो, या फिर आपने मार्केट से कभी फोन परचेज किया हो, और भी बहुत सारे आइटम्स ऐसे आते हैं.
जिसमें आपने देखा होगा कि उस आइटम के अंदर एक पैकेट निकला है, छोटा सा पैकेट, और उस पैकेट पे लिखा होता है सिलिका जेल। छोटा सा पैकेट होता है, बहुत सारे आइटम्स में निकलता है, बहुत सारे आइटम्स में एक छोटा सा पैकेट निकलता है सिलिका जेल, उस पे लिखा होता है सिलिका जेल। वो छोटा सा पैकेट ज्यादातर उन आइटम्स में आता है जहां पर मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या जो आइटम मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं। जो आइटम्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं, हाँ, आपने देखा होगा छोटे छोटे से पैकेट होते हैं, व्हाइट कलर का पैकेट होता है, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी। क्या आप आपने सब ऑब्जर्व किया है ऐसा? कोई ऐसा आइटम परचेज किया और जिसमें छोटा सा पैकेट निकला है, वो पैकेट यूजफुल नहीं है हमारे किसी, लेकिन वो उस आइटम के अंदर निकलता है वो पैकेट, उसमें लिखा होता है सिलिका जेल। हाँ, मिल्टन की वाटर बॉटल में बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जहाँ मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया, इसके बैग में भी निकलता है, जो आप मोबाइल परचेज करते हैं उसके उसमें भी निकलता है, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें वो निकलता है। तो वो जो सिलिका जेल का पैकेट है वो क्यों डाला जाता है? हो सकता है मार्केट में, या हो सकता है सराउंडिंग में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है। जरूर थोड़ा ना कि मार्केट में उस चीज की सप्लाई एक पर्टिकुलर मौसम में ही होनी है, किसी भी मौसम में सप्लाई हो सकती है आइटम की। तो हो सकता है ह्यूमिडिटी ज्यादा हो और वो मॉइस्चर उस आइटम तक पहुंचे, उस आइटम को खराब कर दे, उस आइटम को स्पॉइल कर दे, और एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। तो उसमें क्या डाला जाता है? उन पैकेट्स के साथ में पैक कर दिया जाता है सिलिका जेल को। तो सिलिका जेल एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर जितना भी मॉइस्चर होता है सराउंडिंग में, उसको अपनी बॉडी के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, उस आइटम तक नहीं पहुंचने देता। जिस आइटम पर मॉइस्चर पहुंचना नहीं चाहिए, उसको वहां पहुंचने से वो सिलिका जेल सारे मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर सारा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आपके आइटम को वो सेव कर देगा। दूसरा प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूं, साइंटिफिक जो लैब होती है, जहां पर बहुत सारी साइंटिफिक केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, जो साइंटिस्ट लैब में काम करते हैं, हो सकता है साइंटिस्ट को एक ऐसी रिएक्शन प्रोसीड करनी है जिसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए। अगर मॉइस्चर आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी। तो सराउंडिंग में तो मॉइस्चर है, जिस लैब में वो साइंटिस्ट काम कर रहा है उस लैब में सराउंडिंग में मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर उसकी केमिकल रिएक्शन को होने में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, और वो नहीं चाहता कि मॉइस्चर किसी भी तरीके से मेरी केमिकल रिएक्शन को इंटरफेरेंस करे, क्रिएट करे। तो वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले उस साइंटिफिक लैब के कोने में कहीं पर भी एक जगह पर सिलिका जेल, बड़ा सा सिलिका जेल वाला केमिकल लेगा, उसको रख देगा। तो सराउंडिंग में जितना भी मॉइस्चर होगा वो सिलिका जेल क्या करेगा, उस सारे मॉइस्चर को खींच लेगा। तो लैब जो हो जाएगी वो मॉइस्चर फ्री हो जाएगी, वो अपनी आसानी से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएगा। तो सिलिका जेल उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, एडजॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, एडजॉर्ब कर रही है। तो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया कि सिलिका जेल एडजॉर्ब ऑल द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, आपने कितना सिलिका जेल लिया है। आपने सिलिका जेल लिया थोड़ा सा और आप बहुत पूरी सराउंडिंग का वाटर एब्जॉर्ब कराना चाहते हो, नहीं, आपको क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अमाउंट देखना पड़ेगा, कितने एरिया से आप ह्यूमिडिटी खत्म करना चाहते हैं, कितने एरिया से आप मॉइस्चर को खत्म करना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको उसकी सरफेस लेनी पड़ेगी। पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया, सेकंड एग्जांपल इज सिलिका जेल एडजॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स on the surface from the surrounding. Silica gel absorb water molecule from the surrounding. तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, फ्रॉम द सराउंडिंग। एक तो मैंने आपको बताया कि जितने भी सॉलिड सरफेस होते हैं उस पे ऑलमोस्ट सभी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है, और दूसरा सिलिका जेल तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहा है। मॉइस्चर फ्री एपरेटस, मॉइस्चर फ्री थिंग्स को रखने के लिए हम सिलिका जेल के पैकेट्स उन चीजों में डाल देते हैं जहां पर हमें मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में मैंने दो वर्ड आपके साथ डिस्कस किए, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट वो सब्सटेंस है जो एडजॉर्ब होता है। जैसे गैसेस एडजॉर्ब हो रही हैं तो गैसेस एडजॉर्बेट है। गैसेस किसकी सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही हैं? सॉलिड की सरफेस पर।
तो वो सॉलिड की सरफेस एडजॉर्बेंट है। सिलिका जेल इज ए एडजॉर्बेंट बट वाटर इज ए एडजॉर्बेट, क्योंकि वाटर एडजॉर्ब हो रहा है। तो व्हाट इज एडजॉर्बेट, व्हाट इज एडजॉर्बेंट, आई थिंक मतलब क्लियर हो गया होगा आपको यहां तक, जिससे हम आगे बात करेंगे कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। हम एडजॉर्प्शन के कॉज को डिस्कस करेंगे कि ये एडजॉर्प्शन क्यों होता है, क्या रीजन है एडजॉर्प्शन होने का। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर एडजॉर्प्शन। अविनाश, अविनाश, अविनाश क्लियर हो रहा है? ठीक है, जलज, जलज बेटा क्लियर हो रहा है? न्यू चैप्टर है, कोई 11 से अभी कनेक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जहां प्रॉब्लम हो, जलज और अविनाश आप दोनों न्यू हो, जहां भाई प्रॉब्लम हो आप मुझे उसी समय इंडिकेट करेंगे कि मैडम मुझे यहां पर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर एडजॉर्प्शन? अब हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली एडजॉर्प्शन का रीजन क्या है, क्यों एडजॉर्प्शन होता है, क्या वजह है एडजॉर्प्शन होने की। तो बेटा एडजॉर्प्शन होने के लिए सबसे पहले मैं एब्जॉर्प्शन के साथ इस चीज को तुम्हारे साथ कनेक्ट करूंगी, एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि क्या वजह है एडजॉर्प्शन के होने की, क्यों होता है एडजॉर्प्शन, और क्या वो वजह जेन्युइन है जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होता है। तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक डायग्राम से इस बात को समझते हैं। जैसे मान के चलते मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने वाटर फिल कर दिया, ये जो मैंने कंटेनर में लिया ये वाटर फिल कर दिया। ठीक है, इस कंटेनर में वाटर है और वाटर में मैंने एक सब्सटेंस ऐड किया और वो सब्सटेंस वाटर के सरफेस को पार करता हुआ अंदर एंटर कर जाता है। वो सब्सटेंस अंदर की तरफ एंटर कर गया, अंदर एंटर कर गया। इसका मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन। अंदर एंटर किया तो एब्जॉर्प्शन, बल्क में जा रहा है, पूरी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। अब इस सब्सटेंस को, ये जो सब्सटेंस है या ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इधर से एक मॉलिक्यूल होगा वो फोर्स लगा रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को इधर से भी एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को ऊपर से भी एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को नीचे से भी एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये तो सेंटर में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल भाई, और मॉलिक्यूल सेंटर में है। अगर मैं कहती हूँ सपोज इसमें कोई सब्सटेंस है ही नहीं है, सपोज इसमें सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर की एक मॉलिक्यूल की सराउंडिंग में भी वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस एक मॉलिक्यूल को वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल डाउन से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये सेंटर वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये एग्जैक्टली चारों तरफ से गिरा हुआ है, चारों तरफ से ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से गिरा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल को, सबसे पहले तो मैं इस मॉलिक्यूल को कहूंगी कि ये एक बल्क मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सरफेस पर नहीं रुका, ये अंदर एंटर कर गया। ये बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क में प्रेजेंट है, ये खाली सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, ये बल्क में प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल को मैंने कहा कि इट इज ए बल्क मॉलिक्यूल। तो जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ना कि वो एडजॉर्प्शन करते हैं। तो द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, द मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल प्रेजेंट, दिस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के बल्क में प्रेजेंट है। तो यहां पर एग्जैक्टली ये क्या फील कर रहा है? ये फील कर रहा है बैलेंस्ड फोर्स। इसको चारों तरफ से जो फोर्स मिल रही है ना, वो बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस है? जितनी फोर्स ये नीचे से लगा रहा है उतनी फोर्स ये ऊपर से लगा रहा है, जितनी फोर्स ये लेफ्ट से लगा रहा है उतनी फोर्स ये राइट से लगा रहा है। ये मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर पा रहा, ये मॉलिक्यूल एक जगह पे रुका हुआ है, मूव नहीं कर पा रहा, चारों तरफ से इसको इक्वल फोर्स मिल रही है, बैलेंस फोर्स है। और जहां पर बैलेंस फोर्स होती है ना, जहां पर भी बैलेंस फोर्स होती है वहां स्टेबिलिटी होती है, तो उसमें मूवमेंट ही नहीं है। देखो ज्यादा
जहां पर भी आप देखेंगे कि बैलेंस फोर्स, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। और जहां स्टेबिलिटी होती है वहां हम कहेंगे कि वहां लेस एनर्जी होती है। जो स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम होती है, जो स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम होती है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसके पास एनर्जी की कमी है क्योंकि इसको चारों तरफ से बैलेंस फोर्स मिल रही है, चारों तरफ से बैलेंस फोर्स मिल रही है। और अगर मैं आपसे कहूं एक मॉलिक्यूल यहां सरफेस पर प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है सरफेस पर, तो इसके साथ क्या होगा? एक मॉलिक्यूल तो यहां से फोर्स लगाएगा, यहां से एक मॉलिक्यूल यहां से फोर्स लगाएगा, एक मॉलिक्यूल नीचे से फोर्स लगाएगा। अब ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं है, सरफेस पर प्रेजेंट है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से फोर्स लगा रहा है, राइट वाला राइट से फोर्स लगा रहा है, डाउन वाला डाउन से फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, यही सरफेस पे प्रेजेंट है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल है, इसको हम कह रहे हैं इट इज ए सरफेस मॉलिक्यूल। अब अगर ये सरफेस मॉलिक्यूल है तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इसके पास में बैलेंस फोर्स नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? बैलेंस फोर्स नहीं है। लेफ्ट वाली फोर्स को राइट वाले ने बैलेंस कर दिया, डाउन वाली फोर्स को अप वाली फोर्स बैलेंस करेगी, वो नहीं है क्योंकि ये मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इसके पास बैलेंस फोर्स नहीं है, इसके पास अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसी फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। और अगर ये अनबैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ये कैसा है? अनस्टेबल है। और अगर ये अनस्टेबल है तो ये भी बात ऑब्वियस है कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल के कंपैरिजन में इसके पास मोर एनर्जी है। एनर्जी कैसी है? ज्यादा एनर्जी है इसके पास में, मोर एनर्जी। तो जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनके पास अनबैलेंस फोर्स होती है, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, पर वो कैसे स्टेबल होंगे ये देखेंगे। वो स्टेबल होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, वो अपनी अनस्टेबिलिटी स्टेट को स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो अपनी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या वो बल्क का पार्ट बन जाए? या तो वो बल्क का पार्ट बन जाए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, या फिर क्या होना चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए। अब जैसे मान के चलते हैं एक मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सॉलिड की सरफेस है या लिक्विड की सरफेस है, कोई भी एक सरफेस मान लीजिए। ये एक मॉलिक्यूल ऊपर से आया और ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आके, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल था इसकी सरफेस पर आकर बैठ गया, इसकी सरफेस पर आकर बैठ गया। जैसे ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आकर बैठा, इस मॉलिक्यूल ने ऊपर से कुछ फोर्स दी, तो क्या होगा? ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अब सरफेस का मॉलिक्यूल नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल आके पेस्ट हो चुका है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल को अनबैलेंस फोर्स जो पहले फील हो रही थी, अब इसको बैलेंस फोर्स फील होनी शुरू हो जाएगी। जहां ये पहले अनस्टेबल फील कर रहा था, ये स्टेबल फील करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके रुकेगा, इसकी सरफेस पर आके रुकेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर आके रुकेगा तो एडजॉर्प्शन होगा क्योंकि सरफेस पर आकर रुक गया। तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में सरफेस मॉलिक्यूल हो गया, पर ये मॉलिक्यूल अब सरफेस मॉलिक्यूल नहीं रहा। तो ये मॉलिक्यूल जैसे ही इसकी सरफेस पर आएगा, जैसे ही इसकी सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर आएगा, तो ये मॉलिक्यूल की फोर्स बैलेंस्ड हो जाएगी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और मोर एनर्जी लेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सरफेस के मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करना चाहते हैं? अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इसलिए क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास अनबैलेंस फोर्स होती है, अनस्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इसलिए क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सरफेस मॉलिक्यूल के केस में, सरफेस टेंशन और होती है। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट में यहां लिख देती हूँ। फोर्थ नंबर पॉइंट फॉर सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन। क्या मतलब है सरफेस टेंशन का? ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है, ये ऊपर नहीं जाना चाहता,
क्यों नहीं जाना चाहता? अगर ये ऊपर जाएगा तो सरफेस मॉलिक्यूल का पार्ट बनेगा, सरफेस मॉलिक्यूल का पार्ट बनेगा तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबल होगा, और कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहता, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाना नहीं चाहता। लेकिन ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है, इसको पता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये मॉलिक्यूल कहां जाना चाहता है? नीचे जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर टेंशन, ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है क्योंकि इसे पता है कि सरफेस पर टेंशन है, और ये मॉलिक्यूल नीचे जाने के लिए नीचे वाले मॉलिक्यूल को पुश करेगा कि भाई तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे चला जाता हूं, तो नीचे वाला तो ऊपर जाएगा नहीं, तो किसी ऊपर वाले को इसके ऊपर आना पड़ेगा, किसी ऊपर वाले को ही इसके ऊपर आके इसके सरफेस को कवर करना पड़ेगा, जिससे ये सरफेस मॉलिक्यूल से बल्क मॉलिक्यूल का पार्ट बन जाए। तो इसकी सरफेस मॉलिक्यूल की सरफेस पर सरफेस टेंशन भी होती है, इसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, ये अनस्टेबल भी होता है, अनबैलेंस फोर्स भी होती है, और ये इन सारे पॉइंट्स को खत्म करना चाहता है, अपनी सरफेस टेंशन खत्म करना चाहता है, अपनी मोर एनर्जी को लेस एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता है, अनस्टेबल को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। तो इसलिए एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हर बॉडी की सरफेस होती है और सरफेस वाले मॉलिक्यूल की फोर्स बैलेंस नहीं होती। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, आई थिंक। मैंने जितना इलेबोरेट करके आपको बताया है, मेरे हिसाब से सबको मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सरफेस मॉलिक्यूल की अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, सरफेस मॉलिक्यूल की अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एडजॉर्प्शन होता है। तो एडजॉर्प्शन क्यों होता है? अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात को और ध्यान से सुनना, अगर एडजॉर्प्शन होगा चेस्टा, चेस्टा बेटा एक बार अटेंडेंस ले लेना। ठीक है, चलिए, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं, कोई एक आध अभी मिसिंग होगा तो आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हाँ स्क्रीन सबको क्लियर है? क्या स्क्रीन सबको क्लियर है? यस मैम। आवाज सबको क्लियर है? आवाज सबको क्लियर है मेरी? ठीक है, ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। बेटा जिस समय एडजॉर्प्शन होता है उस समय सरफेस का मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, और जिस समय सरफेस का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, जिस समय सरफेस का मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, स्टेबल होने में एनर्जी रिलीज होती है। जो मोर एनर्जी है वो लेस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है सराउंडिंग में। तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी के रिलीज होने वाले प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नोट डालकर इस बात को बता रही हूं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन is a exothermic process. एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी या हीट इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी टेक प्लेस। हीट और एनर्जी
टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन होगा तो एनर्जी या हीट रिलीज होगी सराउंडिंग में, और एनर्जी रिलीज होने से लेस एनर्जी होगी सिस्टम के बाद, और सिस्टम अगर लेस एनर्जी वाला होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो एडजॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है जिससे सरफेस का मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल फील करने लगता है। ठीक है, और एडजॉर्प्शन क्यों होता है? अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, सरफेस मॉलिक्यूल की अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे, हमने एब्जॉर्प्शन को भी समझा, हमने एडजॉर्प्शन को भी समझा, अब एक बार हम डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, एक बार इसको देखेंगे। तो देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको एक बार ध्यान से समझना। इस साइड में ले लेती हूं एब्जॉर्प्शन और इस साइड में ले लेती हूं एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें। सबसे फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉइंट तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, याद हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिनन और एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये वाली लाइन तो आई थिंक सबको याद हो गई होगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं डिफरेंस देखूं तो सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, और एडजॉर्प्शन तो अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा डिफरेंस अगर हम एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में देखें, एब्जॉर्प्शन में जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, substance is uniformly distributed throughout the adsorbent। जो adsorbent है उसकी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें क्या होगा? एडजॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पर होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होगा। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा डिफरेंस आपको क्लियर होगा। फोर्थ डिफरेंस अगर मैं क्लियर करूं आपके साथ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, बेटा जो एब्जॉर्प्शन में रेट होता है ना, एब्जॉर्प्शन का रेट किस स्पीड से एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो यूनिफॉर्म होता है। एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसका जो स्पीड है, एब्जॉर्ब होने की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उसका रेट यूनिफॉर्म है। तो रेट ऑफ, इसको एक बार ध्यान से समझेंगे अभी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म। इसको भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी, एग्जाम्पल के साथ इलेबोरेट करूंगी इस पॉइंट को। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म, लेकिन अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात करूं तो पहले एक बार समझते हैं इसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक सरफेस है, ये एक आपकी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ही तो एडजॉर्प्शन हो सकता है। ये एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो ये मान के चलते हैं सरफेस का जो एरिया है ना, सरफेस एरिया वो सिर्फ इतना सा है। बड़ा एरिया हो तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, कम एरिया होगा तो कम एडजॉर्प्शन होगा। एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर ही तो डिपेंड करेगा एडजॉर्प्शन। अगर आपकी सरफेस ही छोटी सी है तो एडजॉर्प्शन कितना होगा? थोड़ा सा। आपकी सरफेस बड़ी है तो एडजॉर्प्शन कितना होगा? बहुत ज्यादा। तो मेरी सरफेस सिर्फ इतनी है, मान के चलते 10-12 पार्टिकल्स पर आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। तो ये हो रहा है आपका एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है। जितनी सरफेस है मान के चलते हैं पूरी की पूरी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो गया, अब सरफेस ही नहीं बची।
अब सरफेस ही नहीं बची तो एडजॉर्प्शन कहां से होगा? अब तो सरफेस ही नहीं बची, एडजॉर्प्शन कहां से होगा? तो जिस समय पर पहली बार एडजॉर्प्शन होता है, जब स्पेस खाली होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, जिस समय एडजॉर्प्शन हो रहा होता है उस समय बड़ी तेज स्पीड से एडजॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्पेस खाली है, एम्प्टी स्पेस है। तो बहुत तेजी से फटाफट एडजॉर्बेट के पार्टिकल आते हैं और एडजॉर्बेंट की सरफेस पर रुकते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। लेकिन जब सरफेस कवर होती है, हो जाती है, तो क्या होता है? अभी भी पार्टिकल आ रहे हैं, अभी भी पार्टिकल आ रहे हैं। अब वो पार्टिकल को सरफेस नहीं मिल रही। अब वो पार्टिकल आएंगे, धीरे धीरे सरफेस देखेंगे, कहीं सरफेस मिल जाए तो रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, रेट कम होता जाएगा। पार्टिकल आएंगे, उसको सरफेस मिल नहीं रही है, वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे कहीं से सरफेस मिल जाए। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, जो एडजॉर्प्शन होता है उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है, बिगिनिंग में फास्ट होती है, और आफ्टर सम टाइम स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस का जो रेट है वो नॉट यूनिफॉर्म होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। और इसको मैं अगर क्लियर कर दूं, जो मैंने अभी आपको बताया कि रैपिड इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में तो एडजॉर्प्शन का रेट बहुत रैपिड होगा, रैपिड इन द बिगिनिंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया। लिख देते हैं, रैपिड इन द बिगिनिंग, रैपिड इन द बिगिनिंग ड्यू टू availability of surface area, after some time, या आफ्टर सम टाइम हम कह सकते हैं रेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑल ऑफ द स्पेस कवर बाय द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल। ज्यादातर एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल क्या कर चुके हैं? स्पेस को कवर कर चुके हैं, सरफेस एरिया को कवर कर चुके हैं। तो रैपिड इन द बिगिनिंग ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया, बट आफ्टर सम टाइम स्पीड इज स्लो। ठीक है, तो फॉल डाउन लेटर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इस बात को, फॉल डाउन लेटर। बाद में स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सरफेस एरिया प्रेजेंट नहीं है। तो 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगी, एक पॉइंट और आप प्रैक्टिकली अगर समझे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बेसिक डिफरेंस में। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, वो सरफेस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो बल्क फिनोमिना है, बल्क पर डिपेंड करता है, तो ये सरफेस इंडिपेंडेंट है। लेकिन एडजॉर्प्शन सरफेस डिपेंडेंट है। कैसा है? सरफेस डिपेंडेंट। तो हम यहां पर कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, और इसके लिए हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, वो डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या डिफरेंस सबको क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस सबको क्लियर है? क्या एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में सबको बेसिक डिफरेंस क्लियर है? क्या रीजन है एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का, डिफरेंस क्या है? हमें पर्टिकुलर एक एक पॉइंट जितना अच्छे से हमारे दिमाग में स्टोर होगा उतनी जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन हम आसानी से निकाल पाएंगे। बस कंसेप्ट आपको एक एक क्लियर होना चाहिए। तो अभी तो चैप्टर का इंट्रो स्टार्ट हुआ है, सिर्फ मैंने एक फिनोमिना एडजॉर्प्शन का मतलब आपको समझाया है। एब्जॉर्प्शन से कोई दूर दूर तक चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेसेस में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन को साथ में रिलेट करके चल रही हूँ। इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को ज्यादा इलेबोरेट किया है कि आपको क्लियर हो जाए ये बात। अब यहीं पर मैं एक और छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपको एडजॉर्प्शन वाला पार्ट क्लियर है तो यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक डिसऑर्प्शन। वर्ड क्या है? डिसऑर्प्शन। मैं अगली क्लास में कनेक्ट करूंगी क्योंकि टाइम नहीं बचा है। डिसऑर्प्शन बस एक बार सुन लेते हैं क्या होता है डिसऑर्प्शन। एडजॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स कर दो,
एडजॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या होगा? अभी क्या हो रहा था एडजॉर्प्शन में? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा था। उल्टा करो, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस को छोड़कर भाग गया। एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठे हो रहे थे। और अब अगर मैं उल्टा करने को कहूं तो क्या होगा? एडजॉर्बेंट की सरफेस को जब एडजॉर्बेंट की सरफेस को जब एडजॉर्बेट छोड़कर चला जाता है तो इस प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। स्पेलिंग है DESORPTION, डिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? AD, बस इस ए को हटाना है, स्पेलिंग आपके सामने है। इस ए को हटाना है, स्पेलिंग आपके सामने है। एडजॉर्प्शन में क्या होगा? एडजॉर्प्शन में क्या होगा? एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। और डिसॉर्प्शन में क्या होगा? बस स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से ए हटेगा और डिसॉर्प्शन की स्पेलिंग में DESOR आ जाएगा। बाकी सब सेम है, बस डी के बाद ई आ जाएगा। डिसॉर्प्शन में क्या होगा? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स है एडजॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उल्टा करो, डिसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक। अगर आपको एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट की सरफेस से भगाना है तो भैया एनर्जी दो, तो जो एडजॉर्बेट उसकी सरफेस पे बैठा हुआ है वो भाग जाएगा। तो एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस बताया? एक्सोथर्मिक। तो डिसॉर्प्शन कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक। क्या मेरी बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? यहां तक बेस सबको क्लियर है अच्छे तरीके से? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब सबसे बड़ी